दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का सेट लाया हूं। लेकिन दोस्तों, कहने का सिर्फ बिहार दरोगा है और मैं तो कहता हूँ सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी कारण चलिए मैं देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के परिणाम की वैधता होगी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 साल होगी। सीईटी जो किया जाएगा उसका 3 साल की वैधता होगी। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागकण नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागकण नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कटहल। कटहल में जो है पर परागकण नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कटहल का जो है परिदल पुंज एवं बीज खाते हैं हम लोग। क्या खाते हैं? कटहल का परिदल पुंज एवं बीज खाते हैं। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं नाशपाती की, नाशपाती का खाने योग्य भाग बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप उसमें टिक करके आइएगा, पुष्पासन। नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन। और आम का अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि आम का खाने योग्य भाग क्या है, तो मध्य फल भित्ति। अगला क्या है कि अनानस। अनानस का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? मैं ये भी बता देता हूँ। तो इसका परिदल पुंज है, जिस तरह की कटहल का आपको दिख रहा है। कटहल का बीज भी है साथ में, लेकिन इसका अनानस का परिदल पुंज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है। हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, होल्स्टन फ्रीजन। होल्स्टन फ्रीजन के जो दूध में है सबसे कम वसा पाई जाती है दोस्तों। तो ये पाई कहाँ जाती है? तो ये दोस्तों इसका मूल निवास जो है होल्स्टन फ्रीजन का हॉलैंड में है। तो याद रखना है कि होल्स्टन फ्रीजन का मूल निवास कहाँ है? हॉलैंड में। जी हाँ दोस्तों, हॉलैंड में। फिर मैं कुछ बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो होल्स्टन फ्रीजन जो गाय है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान अगर भारत में आपको पूछ लिया जाए, ये रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो कहाँ है दोस्तों? वो आपका करनाल में है। चलिए अगला है, मैं इस टॉपिक से बता देता हूँ कि सबसे अधिक वसा देने वाली गाय अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो कौन होगा? तो सबसे अधिक वसा जो होता है किसके दूध में होता है? कौन सी गाय के? तो भादावरी भैंस बोलिएगा दोस्तों, गाय नहीं, भैंस का मैं बता रहा हूँ दोस्तों, भादावरी भैंस। ठीक है दोस्तों। और बकरी के दूध में अगर पूछ लिया जाए कितना वसा होता है, तो 3.2 से 5.2% तक बकरी के दूध में वसा होता है। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि शाहीवाल जो गाय है, शाहीवाल गाय आप लोग सुने भी होंगे नाम, वह कहाँ उसका मूल स्थान है? तो वो पाकिस्तान उसका मूल स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। चंद्रयान 2 का चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तिथि क्या है? तो चंद्रयान 2 जो है दोस्तों उसका लैंडिंग की तिथि जो है ऑप्शन सी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया था। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों कुछ चंद्रयान 2 के बारे। चंद्रयान 2 को जो है दोस्तों श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है कि चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की संभावना है, जहां अब तक कोई भी यान नहीं उतरा है दोस्तों। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों। भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो सही है। 73वां तथा 74वां में जो है कि दोस्तों भारत का जो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं के निकायों नगर निकायों के संबंध में 73वां
और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए इसका मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको अगली क्लास में पूरा संविधान के बारे ही लाऊंगा दोस्तों, तो उसमें बताया जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्या है कि सरदार पटेल, बहुत अच्छा नाम है दोस्तों, बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी? तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बरदोली का जो सत्याग्रह हुआ था, बरदोली में जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, तो उसी में जो है सरदार की उपाधि सरदार पटेल को दिया गया था। तो सरदार पटेल बहुत ही महान व्यक्ति है भारत के लिए दोस्तों। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आज भारत जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ राज्य भारत में आते हैं, भारत राज्यों का संघ है। अगर सरदार पटेल का कुछ योगदान नहीं होता तो शायद भारत जो है बहुत सारे देशों में बिखर जाता। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन्हें जो है लौह पुरुष का नाम दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए दिया गया था। भारत में विलय करने का इन्होंने प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए थे, इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मैथमेटिक्स का है, आप खुद देखिएगा दोस्तों। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, आपको बताना है कि जल का शुद्धिकरण इन सभी विधियों में से किससे किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो जल का शुद्धिकरण क्लोरीनेशन के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला हम लोग कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। अमोनिया, जो आप अनदर ऑप्शन देख रहे हैं अमोनिया का प्रयोग खेतों में पौधों के पोषक तत्व के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का प्रयोग बैलून में भरने के लिए किया जाता है दोस्तों। अमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग दोस्तों खाद के लिए किया जाता है, खाद के रूप में अमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि बताना है आपको, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दूध का घनत्व जो है बढ़ जाएगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा दोस्तों? याद रखना है, बढ़ जाएगा। और आयतन क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। घनत्व बढ़ जाएगा और आयतन घट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दूध को जो है अगर पाश्चुकृत करना है तो पाश्चुकरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालिए तो हो जाएगा पाश्चुकरण दोस्तों। अगला हम लोग कुछ बता देते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों कि लैक्टिक अम्ल एक हाइड्रोक्सी अम्ल है दोस्तों। कि लैक्टिक अम्ल जो है वो किस प्रकार का अम्ल है? इस प्रकार से आता है तो मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। और लैक्टिक अम्ल के कारण जो है कि दूध खट्टा होते हैं। अगला है दोस्तों कि लैक्टिक अम्ल से दूध की शुद्धता मापा जाता है। लैक्टिक अम्ल उसमें रहेगा तो हमें लैक्टोमीटर से पता चल जाएगा दोस्तों दूध की शुद्धता क्या है। तो मापने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि लैक्टोमीटर का यूज करें, और करते भी हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अब हम लोग जब दौड़ने जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मांसपेशियों में थकान आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? थकावट क्यों होता है? क्या कारण है? तो इसका कारण है लैक्टिक अम्ल की अधिकता होने के कारण। तो इतना इस क्वेश्चन में दोस्तों इतना कुछ आपने सीखा। चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आंसू जब आप रोते हैं या आंसू में जब आंख में कुछ चला जाता है तो उसमें भी देखते होंगे बहुत सारा चीज़ मर जाता है। तो आंसू में क्या चीज़ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लाइसोजाइम पाया जाता है। आंसू में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। इस कारण जो है बहुत सारे जीवाणु एंजाइम बहुत सारे जीवाणु जो है उसमें मर जाते हैं दोस्तों। अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि अश्रु गैस किसे कहा जाता है? तो अश्रु गैस तो मैं बता ही दूंगा दोस्तों किसे कहा जाता है। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि अश्रु गैस का यूज क्या है। तो आप लोग देखे होंगे दिल्ली सब में भीड़ भड़क गई थी, तो उस कंडीशन में या फिर दंगा भी हो जाता है तो बहुत ऐसे कंडीशन में दिया जाता है अश्रु गैस, जो कि आँख में
उसको जलन होने लगे और लोग भागने लगे। तो जलन के कारण क्या होगा दोस्तों, जलन के कारण आंसू टपकने लगेगा आपका। तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे खड़ा तो नहीं रहिएगा, भागिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ वो किस गैस के कारण होता है। तो अल्फा क्लोरो, एसिटोफिनॉन और एक्रोलीन, ये सभी गैसों के कारण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अल्फा क्लोरो, एसिटोफिनॉन, एक्रोलीन, ये 3 गैसें हैं। और बहुत सारी गैसें आती हैं, लेकिन एग्जाम में यही 3 पूछे जाते हैं ज़्यादातर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक देश एक कार्ड योजना कब शुरू की गई। ये दोस्तों, ये तो करंट अफेयर्स से आप लोग पढ़ते ही होंगे, तो आपको सही बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। अगला है दोस्तों कि अवसाद के प्रति जागरूक के प्रचार प्रसार के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दीपिका पादुकोण को। यह भी करंट अफेयर्स में आप लोग देखे होंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक सरोद का प्रमुख कलाकार है। तो सरोद कौन बजाते थे दोस्तों, तो वह है उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां सरोद बजाते थे दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं सितार, जो कि पंडित रविशंकर। तो अगर आपको याद नहीं रहता है कि कौन सितार बजाते थे, तो पंडित, जी हाँ दोस्तों, पंडित रविशंकर। रवि रवि एक तारा है। रवि किसे कहा जाता है, सूर्य को। रवि एक तारा है, तो तारा मतलब सितारा। और रवि क्या बजाता है, तो सितारा बजाता है दोस्तों। और सितारा, जब रवि मतलब सूर्य का प्रकाश आपके चेहरा पर पड़ जाता है, तो आपका चेहरा खिल जाता है। तो निखिल निखिल और रवि क्या बजाते हैं, तो वह सितारा बजाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए, उस्ताद अल्लाह जो है, अल्लाह रखा जो है दोस्तों, ऑप्शन सी में देख रहा हूँ, तो वो तबला बजाते हैं। तो आप देख रहे होंगे अल्लाह में बहुत ताकत है, जिसके अंदर दम होगा वही तो तबला बजाएगा ना दोस्तों। तो जितने भी ताकतवर व्यक्ति थे वो सभी तबला बजाते हैं दोस्तों। चलिए, आपसे पूछ लिया जाएगा रवि कुमार शर्मा। रवि कुमार शर्मा अगर रहेगा दोस्तों, तो आप बोलिएगा संतूर वादक है ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, 15 नंबर है कि पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोल दिया गया है। तो वह है दोस्तों सियालकोट में, जो है तेजा सिंह मंदिर को हिंदुओं के लिए खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है। तो 100 वर्ग क्षेत्रफल का अर्थ जो होता है दोस्तों 83.6 वर्ग मीटर। 83.6 वर्ग मीटर। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है। तो आपको बताना है देखकर, आप अपना मैप उठाइए और मैप में देख के बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जो कि पाकिस्तान की सीमाओं को नहीं छूती है। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान की सीमाओं से भारत का सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है। तो गुजरात तो है ही दोस्तों। जम्मू कश्मीर तो आप जान ही रहे हैं, बराबर हमला होता ही रहता है। तो तीसरा है राजस्थान और चौथा पंजाब है। ये जो है किससे सटे हुए हैं, पाकिस्तान से। और आपसे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कितना किलोमीटर की सीमा है। तो 33-23 किलोमीटर की सीमा है। क्या याद रखिएगा दोस्तों, 3 पूरे 3 लिख दीजिएगा दोस्तों, बीच में 2 कर दीजिएगा, मतलब 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बार पूछा जाता है कौन सी लाइन खींची गई है दोस्तों। तो भारत पाकिस्तान के बीच देखते रहते होंगे बम बारूद चलता रहता है। तो मतलब रेड रेड मतलब क्या चीज़ का निशानी है दोस्तों, खतरे का। तो खतरा मतलब रेड क्लिफ लाइन। तो आप भूलेंगे नहीं दोस्तों, कंफ्यूज भी नहीं करेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एलओसी का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच होता है दोस्तों। एलएसी नहीं बोलिएगा दोस्तों, एलओसी का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच होता है दोस्तों। कब किया गया, 1972 ईस्वी में। भारत की सबसे लंबी रेखा किसके साथ लगती है दोस्तों। तो सबसे लंबी सीमा जो है दोस्तों वह बांग्लादेश के साथ लगती है, जो 4096 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा GSAT-30 का प्रक्षेपण किसके सहयोग से किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा एरियन स्पेस के सहयोग से GSAT-30 का प्रक्षेपण किया गया। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों। अगला है हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुने होंगे, किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन। जियाउद्दीन के नाम से कलकत्ता से वो काबिल पहुंचे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को 5 दिसंबर 1940 को कलकत्ता स्थित एल्गिन रोड आज भी हम लोग देखते हैं दोस्तों के निवास स्थान पर उन्हें क्या किया गया, नज़रबंद कर लिया गया था। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान से मास्को होते हुए जर्मनी पहुंचे थे दोस्तों। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले। हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था दोस्तों, उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। ये आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। चलिए दोस्तों अगला बात कर लेते हैं 21 कि निम्न में से किस देश ने 2019 में पहली बार विश्व कप जीता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो 2019 में इंग्लैंड ने विश्व कप पहली बार जीता था दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है किस स्थान को, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहते हैं। हुगली के निकट है दोस्तों। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है दोस्तों, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण विगत वर्षों में हुआ है दोस्तों। आप देख रहे हैं, आप मैप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के पास न्यू मूर द्वीप का निर्माण हुआ है दोस्तों विगत वर्षों में। चलिए पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। इनकी मुख्य भाषा क्या है अंडमान निकोबार की? तो वो है मलयालम। तो आपको याद रखना है दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि भूमध्य रेखा के निकट कौन है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह जो है भूमध्य रेखा के निकट है। अगर दोस्त मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो दोस्तों आप पॉज करके भी सुन सकते हैं, स्लो करके भी सुन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लंबा ज़्यादा क्वेश्चन कराना है इसलिए दोस्तों जल्दी बोलना पड़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको लगाना है, तो वह सही होगा अनटू दिस लास्ट में जो है दोस्तों गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात कराया गया था दोस्तों। अनटू दी लास्ट है। ऋग्वेद दोस्तों मैं कुछ बता देता हूँ अलग से कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। बहुत ही आसान चीज़ है, याद रखना है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। ग्रेट एक्सपेक्टेशन को किसने लिखा था दोस्तों? तो वह चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। शक संवत कब से प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो शक संवत जो है 78 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है। तो मैं बात करता हूँ बौद्ध धर्म की चौथी संगीति, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। प्रसिद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके
शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल में। और वो महान व्यक्ति कौन थे जो अध्यक्ष थे? तो वासुमित्र। अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने बताया दोस्तों इतना में। चलिए अगला देखते हैं। उज्जैन के क्षेत्र में स्थानीय राजा विक्रम के शक राजा को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत आरंभ 58 ईसा पूर्व में किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि सर्वप्रथम धारण किया। चलिए दोस्तों हमें जल्दी भी है थोड़ा, क्योंकि आप लोग को समय ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आप देख नहीं पाइएगा पूरा। अगर दोस्तों आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने मौलिक अधिकारों का पर पारित प्रस्ताव को अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था दोस्तों? तो आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में, और उसमें स्वीकार किया था। किससे? तो मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव को। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किया गया था दोस्तों इस अधिवेशन में। 1926 में दोस्तों गुवाहाटी में अध्यक्ष श्रीनिवास अय्यर थे। कौन थे 1926 में अध्यक्ष गुवाहाटी में? श्रीनिवास अय्यर। सभी सदस्य को खादी वस्त्र धारण करने की अनिवार्य कार्रवाई की गई थी दोस्तों। अगला है कि 1927 के मद्रास अधिवेशन में एम.ए. अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एम.ए. अंसारी कब थे दोस्तों अध्यक्ष? 1927 के मद्रास अधिवेशन में थे। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ दोस्तों, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रति चक्रवात। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, विचार किया जाए। आप पूरा क्वेश्चन को देखिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3 इसका जो है वह सही है। पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती हैं और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रभावित होती हैं। अगला क्या है? तीसरा नंबर, मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। तो इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 28 आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव शुरू हुआ है? तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पर 3 दिवसीय ओरछा नमस्ते उत्सव शुरू हुआ है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी विशिष्टता नहीं है संवहनीय वर्षा की? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सी जो है कि दोस्तों नहीं है। यह प्रायः जो है कि दोपहर से पहले वर्षा होती है। जी नहीं, ये गलत है दोस्तों। तो कौन कौन सा सही है? मूसलाधार वर्षा होती है दोस्तों, यस सही है। बिजली और कड़क के से युक्त वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, सही है। ऐसी वर्षा विषुवतीय रेखा प्रदेश में होती है। जी हाँ दोस्तों, यह भी सही है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से सूर्य एवं सूर्यास्त के कुछ बाद देर तक दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अपवर्तन के कारण ऐसा होता है दोस्तों कि सूर्य हमें सूर्योदय के पहले कुछ देर पहले दिखाई देता है और सूर्योदय के कुछ देर बाद दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, तो अपवर्तन का नियम तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या
का अनुपात एक नियतांक होता है दोस्तों। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। नियतांक को पहले माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को दोस्तों क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम बहुत एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है दोस्तों, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, मैंने फिर भी बता दिया। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है दोस्तों। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि तरंग दैर्घ्य लाल रंग का कैसा होता है, तो सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब कुल जजों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब कुल जजों की संख्या 33 हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उपग्रह पृथ्वी के चतुर्दिक घूम रहा है। उसके अंदर एक जार में पानी रखा है। जार के पानी में एक कॉर्क को ढकेल दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो कॉर्क पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि जैसा स्थिति में छोड़ेंगे वैसा ही रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह सही होगा उत्तर ऑप्शन सी, ढकेली हुई स्थिति में ही बना रहेगा। ऐसा क्यों होगा? आप लोग सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, वायुमंडल के कारण ऐसा होता है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो जिस स्थिति में छोड़ देंगे उसी स्थिति में रहेगा। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेता हूँ दोस्तों। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जिस प्रकार की पृथ्वी का परिक्रमा उसका उपग्रह कर रहा है, कौन कर रहा है दोस्तों? चंद्रमा, तो उसका उपग्रह है। उपग्रह की कक्षीय चाल उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह की जो कक्षीय चाल होगी दोस्तों, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना लिया जाएगा दोस्तों, उपग्रह की कक्षीय चाल इन सभी में से किन पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप बताइएगा कि उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए दोस्तों, आप सुने होंगे भू 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 अस्थाई उपग्रह, जो कि आप टीवी सिग्नल वगैरह देखते हैं, ऊपर में लगा रहता है छत पे, तो वहाँ वो काम कैसे करता है? तो वो जो भू अस्थाई उपग्रह है, पृथ्वी से कितने दूरी पे लगा रहता है दोस्तों? तो वह है 36,000 किलोमीटर। जो कि 36,000 किलोमीटर पे अगर लगा दिया जाए दोस्तों, तो उसकी जो तीव्रता होगी पृथ्वी के साथ घूमेगी। अगर 24 घंटा में फिर अगर भारत के ऊपर लगाए दोस्तों, तो भारत के ऊपर अगर हमने लगाया है तो 24 घंटा दोनों साथ ही घूमेगा, तो हर समय भारत के ऊपर ही रहेगा। नहीं तो दोस्तों अगर हम नीचे लगा देंगे तो वो 2-3 चक्कर मार देगा। इस कारण से पता चलेगा कि अभी भारत में है, कुछ देर बाद भारत में नहीं रहेगा। इस कारण दोस्तों इसको 36,000 पे लगाया जाता है, 36,000 किलोमीटर। ऐसे रियल अगर दिया रहे एग्जाम में 35,746 किलोमीटर होगा दोस्तों। रियल में इतना ही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 33 क्वेश्चन है कि आपको बताना है अगला, कि जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसके गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो जब किसी टुकड़े पर, बर्फ के टुकड़े पर जब आप दाब बढ़ा दीजिएगा तो उसका गलनांक जो होगा वह कम हो जाएगा। चलिए मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करता हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही है, कम हो जाएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। तो आपको बहुत बार बोला जाता है दोस्तों, पहले हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करने के बाद क्या होता है दोस्तों? तो आप घनत्व आपको बोला जाता है, सबसे ज़्यादा घनत्व कब रहता है पानी का? तो उस समय जब 4 डिग्री तक तो दोस्तों घनत्व बढ़ता है, फिर उसके बाद घटता है। ठीक, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। तो जैसे कि बर्फ़ है दोस्तों, उसका आयतन जो है गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करने पर आयतन घट जाता है। आयतन घट जाता है तो इसका मतलब आप समझिए कि आपका जो है गलनांक भी घट जाएगा दाब लगाने पर। और अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जिसका आयतन बढ़ जाता है, जैसे कि मोमबत्ती आप देखते होंगे, घी देखते होंगे, इसे गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें जब आप दाब लगाओगे तो जो है उसका
गलनांक भी बढ़ेगा। चलिए अगला मैं बात करता हूँ, सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। सभी द्रव्यों का क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, दाब बढ़ाइएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। चलिए डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, अब दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन डी इसका प्रतिलेखन प्रक्रिया द्वारा जो है डीएनए आरएनए उत्पन्न करते हैं। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात कर लेते हैं दोस्तों। डीएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकाएं आरएनए उत्पन्न करती है। आवश्यक कोशिकाएं क्या करती है, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकाएं आरएनए उत्पन्न करती है। डीएनए का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलिएगा दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं दोस्तों। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं दोस्तों। चलिए आपको मिलान करने का ऑप्शन आ गया दोस्तों, तो मिलान तो इसमें पहले से कर दिए हैं दोस्तों, कर दिया हूँ मैं दोस्तों, फिर भी मैं इसे बता देता हूँ दोस्तों। मत्स्य जो है दोस्तों, उसका आप मिलान किसके साथ कीजिएगा, तो मत्स्य में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मत्स्य में जो है 2 कोष्ठक होते हैं, सांप में 3 कोष्ठक होते हैं दोस्तों, मगरमच्छ में 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों। तारा मछली में हृदय ही नहीं होते हैं दोस्तों, तो कोष्ठक क्या होगा, हृदय ही नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे बोल दिया जाए कि कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं हृदय में, जी हाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, आपको बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में कितने होते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे है कि सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय की थी। सर्वप्रथम कलिंग पर जो है दोस्तों किसने विजय किया था, तो वह किया था महापद्म नंद ने। तो बात कर लेते हैं बिंदुसार के बारे, तो बिंबिसार आपको ऊपर में दिया हुआ है। तो बिंबिसार जो है यह आर्य वंश का था, इन्होंने राजगृह का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया था। चलिए हम लोग बात करते हैं अशोक महान के बारे। तो अशोक मौर्य वंश के थे, अशोक मौर्य वंश से थे दोस्तों, याद रखना है, जिन्होंने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। घनानंद का भी नाम सुने होंगे दोस्तों, ये नंद वंश के अंतिम शासक थे, घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। अगला है 37 नंबर कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। जी हाँ कुशीनगर। श्रावस्ती का नाम भी यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों सर्वाधिक उपदेश कहाँ गौतम बुद्ध ने दिया था, तो श्रावस्ती में। सारनाथ, यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वह सारनाथ में दिया था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लीजिए दोस्तों, आपके लिए आ गया गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कन्नौज। कन्नौज, ठीक है दोस्तों। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ दोस्तों। तो कन्नौज मखौरी वंश की राजधानी थी, जहाँ के राजा ग्रह वर्मा से राजश्री का विवाह हुआ और ग्रह वर्मा की हत्या होने पर हर्षवर्धन ने अपना राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता देता हूँ दोस्तों। कन्नौज के लिए पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच लंबी अवधि तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना
किस शासक की छत्र छाया में की है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह। क्या है? अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किसके छत्र छाया में की है? तो वह है किस शासक के छत्र छाया में की है? तो वह शिव सिंह के छत्र छाया में की है। तो ऑप्शन, अब मैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ दोस्तों। विद्यापति मैथिली भाषा के महानतम कवि थे। पंडित महेश ठाकुर ने अकबरनामा पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखकर अकबर से दरभंगा का राज्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी दोस्तों। किसने? तो पंडित महेश ठाकुर ने। चलिए, हरि सिंह, शिव सिंह, लक्ष्मीश्वर सिंह सभी दरभंगा राज्य के राजा थे दोस्तों, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल में हरकारे कौन थे? तो आपको बताना है कि मुगल में हरकारे कौन थे। तो वो थे जासूस एवं विशेष वार्ताहार। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ दोस्तों मुगल प्रशासन के बारे। मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान जो होता था दोस्तों, डाके चौकी दरोगा डाक चौकी, इसे जो है मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान कहते थे दोस्तों। मुहतसिब पद का गठन जो है दोस्तों औरंगजेब के नैतिक आचार की देखभाल के लिए किया गया था। अगला है कि मुगल काल में करोड़ी पद का गठन अकबर द्वारा 1573 में किया गया, जो भू राजस्व अधिकारी था दोस्तों। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होते थे। प्रांत के प्रधान को सूबेदार कहते थे दोस्तों। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है मैं वो सभी बता देता हूँ दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? जी हाँ दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध जो था मयूर सिंहासन वह जो रखा गया था दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। तो कुछ मयूर सिंहासन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह दोस्तों तो कोई रंगीला आदमी ही बैठेगा दोस्तों, तो उसका नाम था रंगीला बादशाह, या उसका एक और नाम था शाह मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं, ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया तथा तख्ते ताउश तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस चला गया। कौन किया था दोस्तों? तो हमला किसने किया था दोस्तों? तो ईरान का शासक कौन था आपको बताना है। तो था दोस्तों नादिर शाह, और हमला किया था और तख्ते ताउस को उठा के लेके चला गया था 1739 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? महान सम्राट अकबर ने। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया दोस्तों। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है? आगरा का लाल किला अकबर, दिल्ली का लाल किला शाहजहां, तो याद रखना है। चलिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हो गया? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में कब विभाजित हुआ दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। प्रथम जैन महासभा जो है पाटलिपुत्र में स्थूलबाहु की अध्यक्षता में हुई। अगला है, इस जैन महासभा में वस्त्र धारण करने और नहीं धारण करने के आधार पर श्वेतांबर एवं दिगंबर में बांटा गया दोस्तों। अशोक के समय लगभग 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मोगलीपुत्र तीस थे। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था दोस्तों। कश्मीर के कुंडलवन में इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वसुमित्र थे दोस्तों। चलिए 43 नंबर आपका मैथमेटिक्स है दोस्तों। चलिए मैं जीके बता रहा हूँ।
44 नंबर, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की? तो महाधिराज की उपाधि जो दोस्तों है चंद्रगुप्त मौर्य ने धारण किया था। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता देता हूँ। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे दोस्तों। समुद्रगुप्त जिनके सिक्के पर बीना बजाते हुए तथा गरुड़ का चित्र मिला है, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। चलिए अगला देखते हैं, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, क्योंकि रजिया सुल्तान जो है वह एक महिला थी, इसी कारण उनका पतन हुआ। ऐसा नहीं कि उसमें शासिका का गुण नहीं था, शासिका का गुण रहते हुए भी उनका पतन हो गया। जिसकी हत्या किसने किया था रजिया सुल्तान की? तो बहराम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं से करवा दिया। तो किसने करवाया था? हिंदू डाकुओं से करवा दिया था बहराम शाह ने। चलिए रजिया को जनता द्वारा चुना गया था। रजिया को किनके द्वारा चुना गया था दोस्तों? जनता द्वारा। रजिया के बारे में मिनहाज उल सिराज ने लिखा है कि रजिया में अभिशासिका का गुण मौजूद था। सभी शासिका का गुण दोस्तों मौजूद था रजिया में, लेकिन स्त्री होने की वजह से उन्हें पदच्युत कर दिया गया। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों, याद रखना है। रजिया के समय अनेक विद्रोह हुए। विद्रोह का मुख्य कारण महिला होना था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 क्या कहता है दोस्तों? थाईलैंड का मुद्रा क्या है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों थाईलैंड मतलब बहत। थाईलैंड की मुद्रा बहत होगा। हाँ चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, नेफोस्केप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, नेफोस्कोप इसका जो है यूज किया जाता है इसका यूज किया जाता है दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति के लिए किया जाता है। तो मैं कुछ और बता देता हूँ दोस्तों। तो रेन गेज का नाम सुनेंगे दोस्तों, तो वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है दोस्तों रेन गेज। फिर उसके बाद सबमरीन पानी के अंदर चलने वाले छोटे जलयान हैं जिससे समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का ज्ञान होता है दोस्तों। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के आदेश से अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या हो गया है दोस्तों? तो बांग्लादेश का अब राष्ट्रीय नारा जो है जय बांग्ला हो गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच जो है हिंडनबर्ग रेखा है दोस्तों। मैग्नेट अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, तो मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है दोस्तों। मेनर हिम रेखा जो पूछ लिया जाए दोस्तों, तो रूस एवं फिनलैंड के बीच स्थित है। अगला दोस्तों देखता हूँ, अगला एंड लास्ट है दोस्तों कि संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय आप बोल रहे हैं दोस्तों का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 के बीच वर्णित है। लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में वर्णित किया गया है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं तो। चलिए दोस्तों अब हमें जाने की अनुमति दीजिए दोस्तों, और मैं अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो में किसी तरह का त्रुटि लगा होगा दोस्तों तो आप हमें बता सकते हैं, और हम जरूर ध्यान देंगे आपकी बातों पर। धन्यवाद दोस्तों।